बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 524 लेक्चर 5 पार्ट 1। आज की इस वीडियो में हम फेयरक्राफ्ट मॉडल ऑफ CDA को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना और अगर आप चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले CDA की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फेयरक्राफ्ट। Fairclough defines CDA as a discourse analysis that aims to explore relationship of causality and determination between discursive practices, events and text, and how discursive practices, events and text are ideologically shaped by relation of power and struggle over power। यहाँ पे फेयरक्राफ्ट ने CDA को इन अल्फाज में डिफ़ाइन किया है। फेयरक्राफ्ट के मुताबिक जो CDA है वो एक ऐसा तरीका है जिससे हम ज़बान का गहराई से मुताला करते हैं और इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि क्या कहा गया है, ठीक है, बल्कि इसमें ये भी देखा जाता है कि क्यों कहा गया है, किसने कहा है और इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है, जो एक सोच है, जो नज़रिया है वो क्या है। फेयरक्राफ्ट के मुताबिक जो लैंग्वेज है, इवेंट्स और जो तहरीरें होती हैं, डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस होती हैं, इनके दरमियान CDA के ज़रिए जो रिलेशनशिप होता है ना, CDA इनके दरमियान रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करता है और स्पेशली ये देखता है कि जो ताकत की कशमकश है ना, वो ज़बान पर कैसे असर डालती है। अ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस डिफर्स फ्रॉम ले क्राइटिक इन इट्स सिस्टमैटिक अप्रोच टू इनहेरेंट मीनिंग। अच्छा, यहाँ पे फेयरक्राफ्ट ने ये भी वाज़ेह किया है कि जो क्रिटिसिज्म है ना और जो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है वो कम्प्लीटली दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इसको एक आम तनकीद आप नहीं कह सकते, बल्कि CDA जो होता है ना, इसमें एक साइंस की तरह बाकायदा और यानी एक मुनज़्ज़म और ख़ुद एहतसाबी वाला अमल होता है। एक स्पेसिफ़िक तरीके से क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस होता है, यानी जो रिसर्चर होता है वो ख़ुद भी सोचता है कि कहीं वो ख़ुद तो जानिबदार नहीं हो रहा। अब यहाँ पे कुछ थ्योरिस्ट के व्यू हैं CDA के मुतालिक। यहाँ पे बेसिकली क्रिटिसिज्म है जिमरमैन और बोर्डन वगैरह के नज़रियात पे। इनका ये कहना था कि लैंग्वेज ही इम्पोर्टेंट होती है, यानी पावर रिलेशन पे ये ज़्यादा, जो लैंग्वेज के जो बिहाइंड कॉन्टेक्स्ट होता है ये उस चीज़ पे इतनी बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इन अ मिक्स्ड जॉब जेंडर इंटरव्यू द कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेंट जेंडर में अपेरेंटली बी इररेलेवेंट और इन कंसिक्वेंशनल ऑन स्कैफोल्ड क्राइटेरिया। तो शैगलॉफ का जो कॉन्सेप्ट था उसके मुताबिक जो एक मिक्स्ड जेंडर इंटरव्यू होगा तो उसमें जेंडर की मतलब कोई अहमियत नहीं है, उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फेयरक्राफ्ट का नज़रिया है उसका कहना है कि जेंडर और जो पावर है ना वो आपस में रिलेटेड है, तो जेंडर से फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ इन्होंने इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आगे फेयरक्राफ्ट के यहाँ पे तीन जो है ना अहम नुकात बताए गए हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स। एंड व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स? अब ये वाला जो नज़रिया है ना, ये फोकाल्ट्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू हमने पहले पढ़ा है, ये उससे लिया गया है। अब यहाँ पे फेयरक्राफ्ट का कहना है कि जैसे स्कूल, मीडिया या अस्पताल में एक स्पेसिफिक डिस्कोर्स होता है और इस डिस्कोर्स में मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू होती है। जैसे लेक्चर है तो लेक्चर में सेमिनार से डिफरेंट बातचीत होगी, उसका अंदाज़, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट होंगे। कोई मशवरा कर रहे हैं या हम कोई आम डेली रूटीन की बातचीत कर रहे हैं तो वो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। इसी तरह इन सब का ना एक मखसूस दायरा कार होता है, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स। सेकंड जो पॉइंट है वो है डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस का। एंड व्हाट इज़ डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस? डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस में ये वो स्टेज होता है जिसमें ना एक बात होती है या तहरीर जो होती है, ये देखा जाता है कि वो तैयार कैसे होती है और वो लोगों तक कैसे पहुंचती है और फिर लोग उसको कॉम्प्रीहेंड कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर एक न्यूज़ रिपोर्ट की आप एग्जांपल ले लें। पहले रिपोर्टर न्यूज़ लिखता है, फिर एडिटर उसको एडिट करता है और फिर वो आवाम इसे पढ़ते हैं और फिर हर कोई उसको अपने तरीके से समझता है, ठीक है। तो ये एक मुकम्मल अमल होता है, तो इसको कहते हैं डिस्कोर्स प्रैक्टिसेस। आगे हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेज, या जिसको चेन ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं। इसके मुताबिक कोई भी जो लैंग्वेज होती है ना वो एक जगह पे नहीं रहती है, ठीक है, बल्कि वो एक चेन की तरह एक शोबे से दूसरे शोबे में सफ़र करती है। मतलब एक जो साइंसी तहकीक है मिसाल के तौर पे, वो एक न्यूज़ चैनल पर पहले जो है वो शाया होती है, फिर उसके बाद सियासतदानों की बहस का हिस्सा बन जाती है
और ये वाली जो तब्दीलियाँ होती हैं ना और ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है ये हमें बताती हैं कि ज़बान जो होती है वो कैसे ताकत के निज़ाम का हिस्सा बनती है। ठीक है, वो एक शोबे से किस तरह से दूसरे शोबे में ट्रांसफ़र होती है और वो किस तरह से फिर ताकत का हिस्सा बनती है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। आगे आइडियोलॉजिकल एनालिसिस। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो भी शख्स तनकीद कर रहा होता है ना वो खुद को सच्चाई का मालिक समझ रहा होता है, यानी वो जिस चीज़ पे क्रिटिसिज्म कर रहा है वो कम्प्लीटली गलत है और जो ये कह रहा है वो ठीक है। फुकाल्स ने भी यही कहा था ना। लेकिन फेयरक्राफ्ट का ये मानना है कि जो ताकत है और जो आइडियोलॉजीज़ हैं, नज़रिया है और जो ज़बान है ना ये हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनकी जो लिंक होता है ना इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे हमारे पास टॉपिक 20 है एस्पेक्ट्स ऑफ फेयरक्राफ्ट मॉडल। 3D अप्रोच के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जो फेयरक्राफ्ट का मॉडल था ना वो उसमें 3 स्टेजेस हैं, तो यहाँ पे उनकी एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन, यानी कि तफसील आप इसको कह सकते हैं। इसमें टेक्स्ट का जो डिटेल से ना तज्जिया किया जाता है, जो भी हमारे पास कंटेंट होता है टेक्स्ट होता है उसका डिटेल से तज्जिया किया जाता है और हर लफ्ज़ उसमें देखा जाता है, ग्रामर सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर चेक किया जाता है, जैसे पैसिव वाइज किस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे ये बताया जाता है ना कि लोग अपने ख्यालात को किन अल्फाज में उनका अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। ठीक है, इस स्टेज में ये देखा जाता है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है इंटरप्रिटेशन, यानी कि तशरीह। इस स्टेज में ये देखा जाता है कि कोई भी शख्स या जो रीडर है ना जो टेक्स्ट को रीड कर रहा है तो वो उसको किस तरह से समझ रहा है, इसे प्रोसेसिंग एनालिसिस भी कहते हैं। और ये स्टेज हमें ये बताती है कि एक टेक्स्ट का मतलब हर शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है ना ये। और इस स्पीच में स्पीच एक्ट्स, इंटरटेक्सचुअलिटी और कॉन्टेक्स्ट को भी देखा जाता है इस स्टेज के अंदर। ठीक है, इंटरप्रेटिंग स्टेज के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्लेनेशन स्टेज। एक्सप्लेनेशन यानी कि तशरीह होती है, उसकी वजाहत होती है। इसमें यह देखा जाता है कि किसी टेक्स्ट को सोसाइटी और कल्चर पर क्या असर पड़ रहा है किसी भी टेक्स्ट का, और ये बताया जाता है कि कोई भी जो टेक्स्ट है ना वो किस आइडियोलॉजी या किस पावर स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है। यानी कोई भी जो हमारे पास डिस्कोर्स होता है ना वो लोडेड होता है, किसी कोई नज़रिया होता है उसके पीछे, ये सोसाइटी के बारे में गहरी समझ पैदा करता है। फेयरक्राफ्ट के नज़दीक हमें लैंग्वेज को एक सोशल प्रैक्टिस के तौर पर देखना चाहिए जिसमें लोगों की आइडेंटिटी, उनके दरमियान ताल्लुकात और उनकी जो होती है ना, मतलब उनकी जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं वो सब शामिल होता है इसमें। और हर टेक्स्ट किसी ना किसी सोची समझी सोच या आइडियोलॉजी का हिस्सा होता है। यानी कोई अगर पॉलिटिकल लीडर है वो कोई स्पीच कर रहा है तो वो किसी एजेंडे को प्रमोट करना चाहता है। अगर किसी सेमिनार में आप किसी को कोई स्पीच करते हुए देखते हैं तो उसके पीछे भी एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। इसी तरह मार्केटिंग में जो मतलब लैंग्वेज यूज़ की जा रही होती है तो वो हमें उस प्रोडक्ट को उनका मकसद ये होता है कि हम वो प्रोडक्ट परचेज़ करें या उससे मुतासिर हो सकें। अब यहाँ पे ना जो 3D मॉडल है उसको यहाँ पे इमेज की सूरत में बताया गया है, तो वो उन्होंने इसके स्टेजेस को यहाँ पे वाज़े किया है।